नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के सेशन में भारत की प्रमुख नदियों के साथ सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जो इंडस रिवर है, जो कि आपकी प्राचीन और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। इसी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसी की नदी के किनारे जो है इसके प्रमुख केंद्र आपके जो है बसे हुए थे। तो ये जो सिंधु नदी है, इस नदी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में आपका जो है चर्चा में रहने वाली प्रमुख सिंधु नदी के ऊपर जो स्थापित सिंधु जल समझौता है, वो भी काफ़ी न्यूज़ में अभी जो है आपका चर्चा में रहा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम आज की वीडियो में सिंधु नदी प्लस उसकी सहायक नदियाँ और अन्य प्रकार की नदियों के बारे में और उसका प्रभाव क्षेत्र जो है वो कहाँ है, कितना है, कहाँ से उद्गम होता है, उसके बारे में हम महत्वपूर्ण आपका जो है रूप से विचार करने वाले हैं और महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिमाचल जी के संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के जो है हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सिंधु नदी की ओर। तो सिंधु नदी के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों, जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी तंत्र जो है, इसमें नदियों के बहाव वाले क्षेत्र कौन कौन से। तो सिंधु नदी तंत्र में नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को कौन से देश साझा करते हैं, यानी आपके जो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो सिंधु नदी जिन जिन देशों से होकर गुजरती है। इनमें है भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। ये सारे देश ऐसे हैं जहाँ से आपकी जो सिंधु नदी आपकी जो है बहती है। तो अगर हम सिंधु नदी के बारे में बात करें, इंडस रिवर के बारे में, तो पाकिस्तान में इसका जो जल बहाव क्षेत्र है लगभग 47% एरिया, टोटल परसेंट में से 47% जो एरिया है वो आपका कहाँ पर, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बहती है। उसके बाद भारत की अगर बात करें तो 39% ये भारत में बहती है। चीन में सबसे कम चीन में जो है लगभग 8% ये आपका जो है एरिया कवर करती है, चीन यानी जो तिब्बत वाला हिस्सा है। और अफगानिस्तान में लगभग आपकी 6% एरिया, जो पीओके वाला जो क्षेत्र है, आपका जो पीओके वाला क्षेत्र है, वहाँ से होती हुई क्या है, ये आपकी अफगानिस्तान को छूती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो ये तो हमने देखा कि कौन कौन से देश है जिसके साथ सिंधु नदी जिन देशों से होकर गुजरती है। तो उसमें है पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, या फिर इसकी जगह आप चीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तिब्बत, चीन और अफगानिस्तान, तो ये सारे देश हैं जहाँ से ये क्या है, सिंधु नदी बहकर होकर जो है आपकी गुजरती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कि जो सिंधु नदी है ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से होकर बहती है, तो दोस्तों लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। सबसे पहले जो सिंधु नदी है ये तिब्बत से ओरिजिन इसका होता है, और तिब्बत में बहने के पश्चात ये जो है आपकी लद्दाख से एंटर करती है, ठीक है। दूसरी बात, सिंधु नदी के बाएं तट पर इसके साथ मिलने वाली 5 जो नदियां हैं, 5 सहायक नदियां हैं, जिसे पंचनद नामक स्थान पर जो सारी की सारी नदियां इसमें मिलती है, इसमें है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सारी की सारी जो नदियां हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, और सारी की सारी ये सिंधु नदी की सहायक नदी है जो इसके बाएं तट पर मिलती है। और कहाँ पर मिलती है? पंचनद, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये हमने ध्यान रख लेना है आगे। इसी के साथ अगर नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की अगर बात करें कि इसका जो उद्गम हुआ है, उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तिब्बत का जो आपका मानसरोवर है, मानसरोवर जो झील है, वहाँ पर चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। तो ये ध्यान रख लेना, चेमा युंग डुंग जो ग्लेशियर है जो आपका कहाँ पर है, तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील के बिल्कुल समीप। तो यहीं से इसका ओरिजिन होता है इंडस रिवर का। तो सबसे पहले ये तिब्बत में बहती है, ठीक है। और उसके बाद इसका मुहाना की अगर बात करें, यानी जो गिरती है, कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अरब सागर में ये गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो मुख्यतः किन किन देशों में है? आपका चीन, भारत और पाकिस्तान। वैसे यहाँ पर अफगानिस्तान का हिस्सा भी आ जाएगा, ठीक है। तो भारत चीन या फिर जो तिब्बत वाला तिब्बत का जो एरिया है, तिब्बतियन एरिया है, चीन, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इसका प्रमुख जो है प्रभाव एरिया है। तिब्बत में इसका जो स्थानीय नाम है दोस्तों, शेरमुख या सिंगी खंबाब, ठीक है। सिंहमुख खंबा भी बोल सकते हैं, सिंगी खंबा भी बोल सकते हैं, शेरमुख खबान भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका तिब्बत में नाम है। तो कई बार पूछा जाता है कि
शेरमुख या सिंगी खंबान जो है किस एक हिमालय नदी का प्रमुख नाम है। ठीक है, तो ये किसका है दोस्तों, आपका सिंधु नदी का, तिब्बत के अंदर। इससे पहले हम दोस्तों बात कर चुके हैं गंगा नदी के बारे में। तो अगर आपने गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी से संबंधित जो वीडियो आपने नहीं देखी है, तो इससे पिछले वाली जो वीडियो है हमने ज्योग्राफी के सेक्शन में गंगा नदी से रिलेटेड आपकी जो है उसमें चर्चा की थी। तो अगर आपने गंगा नदी के बारे में आप विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम आगे इसमें बात करें तो नेक्स्ट जो है आपका, तो सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो जो सिंधु नदी है ये पंचनद नदियाँ जो है इसकी, यानी पंचनद में जो नदियाँ मिलती है वो कौन कौन सी आपकी जो शामिल है वो हम आपका उसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी नदियाँ पंचनद जो नदियाँ हैं, पंचनद से होकर इसकी जो सभी नदियाँ हैं वो सिंधु में कहाँ पर मिलती है, पाकिस्तान के मिठानकोट में। जितने भी इसकी नदियाँ हैं दोस्तों सिंधु नदी की, वो सिंधु नदी में सारी की सारी नदियाँ कहाँ पर जमा होकर के अपना पानी मिलाती है, मिठानकोट पाकिस्तान में। ठीक है, और पंचनद के अतिरिक्त इसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, अन्य जो नदियां हैं इसकी रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज, झेलम आदि के अलावा इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं जैसे गिलगित, जास्कर, स्यांग, सिगार, श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलने वाली सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो इन नदियों में कौन कौन है दोस्तों, कुर्रम है, गोमल है और तोची नदी है। तो ये भी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं। हालांकि सिंधु नदी की मुख्य जो नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, वो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। ये इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। और इनमें एक और आपने ध्यान रखना, श्योक नदी जो आपकी दोस्तों श्योक नदी है, ये श्योक नदी जो है काराकोरम श्रृंखला के जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलने के पश्चात ये उत्तर भारत की सबसे उत्तर भाग में बहने वाली नदी है। यानी उत्तर भारत की सबसे उत्तर में बहने वाली या प्रभावित होने वाली जो नदी है वो कौन सी, श्योक नदी है, जो सिंधु की सहायक है, जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। तो श्योक नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो सबसे उत्तर में बहती है, इससे ऊपर कोई नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। इसके अलावा अन्य जो नदियां हैं, इन 5 नदियों के अलावा, पंचनद नदियों के अलावा इसकी और जो सहायक नदियां हैं जैसे गिलगित है दोस्तों, जास्कर है, स्यांग है, सिगार है, श्योक है, काबुल है, कुर्रम है, गोमल है, सुलेमान पर्वत से ये सारी की सारी जो है नदियाँ हैं निकलती है, जास्कर से आती है। और आपका जो सुलेमान पर्वत जो आपका पाकिस्तान के अंदर है, तो यहाँ से निकलने वाली जो नदियां हैं वो आपका सिंधु हो गई। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो कुर्रम नदी है, गोमल नदी और तोची नदी है। ये इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। तो ये भी कई बार आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सिंधु नदी का जो फ्लोविंग एरिया है वो किस तरीके से बहती है सिंधु नदी। तो दोस्तों ये है यहाँ पर तिब्बत का मानसरोवर। तो यहाँ से नदी बहती है और इस तरीके से भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख से होती हुई इस तरीके से जो आगे है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये सिंधु नदी है। तो यहाँ से लेके इसका अरब सागर तक जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। और ये रही इसकी बाकी सहायक नदियाँ। सबसे पहले ये तिब्बत में बहती है और यहाँ से ये एंटर करती है भारत में। ठीक है, लद्दाख या दमचौक जो एरिया है यहाँ से एंटर करती है भारत के अंदर। और इसकी अन्य जो सहायक नदियाँ हैं, सबसे ऊपर है ये झेलम नदी। कौन सी दोस्तों, झेलम नदी। ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद ये आपकी यहाँ पर चिनाब नदी है। ठीक है, ये चिनाब नदी झेलम के साथ मिलती है। फिर उसके बाद जो है आपकी रावी नदी है ये। ठीक है, ये आपकी रावी नदी है। और इसी तरीके से आपकी ये ब्यास है और ये आपकी इधर से सतलुज जाती है। सतलुज और ब्यास का संगम पंजाब के हरिके नगर में होता है। और इस तरीके से ये सारी की सारी नदियाँ आगे पंचनद में जा करके यहाँ पर अपना 5 नदियों का संगम हो जाता है। यहाँ पंचनद में कौन कौन सी 5 नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इन सभी का पानी यहाँ पर पंचनद में आपस में मिल जाता है। और पंचनद के बाद ये जो है यहाँ पर मिठानकोट नामक स्थान पे किसके साथ मिल जाती है, सिंधु के साथ मिल जाती है। और इसी तरीके से सिंधु जो नदी है वो यहाँ पर लास्ट में मुहाना कहाँ पर इसका अरब सागर में गिर जाती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो सिंधु नदी है भारत में कहाँ, केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहती है। जम्मू कश्मीर और केवल लद्दाख में बहती है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है। क्लियर। जबकि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, ध्यान रखना, कौन है दोस्तों, चिनाब। कौन है, चिनाब। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है सिंधु की, वो चिनाब नदी है। और इसके बारे में हम आगे एक एक करके इन सहायक नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक अगर आपने हमारा चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा,
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी है, टॉपिक कैसा रहा, कंटेंट कैसा था, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई यहाँ पर डाउट रहता है तो आप यहाँ पर अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है और लिख कर बता दीजिएगा। हम उसको आपका जो है उसको सॉल्यूशन करने की पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें दोस्तों इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो थोड़ा देखेंगे हम इसमें कि हिमाचल से निकलने वाली, हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली जो सिंधु नदी तंत्र की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, जो केवल हिमाचल से निकलती है और सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों चिनाब है, रावी है और ब्यास है। चिनाब है, रावी है और ब्यास है। ये सिंधु नदी की ऐसी सहायक नदियां हैं जो आपकी जो है हिमाचल प्रदेश से जिनका उद्गम होता है। सिंधु नदी भारत में प्रभावित होती है और कहाँ पर होती है केवल दोस्तों, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य। तो ध्यान रखना, सिंधु नदी जब बहती है भारत से तो इसके उत्तर में रह जाता है लद्दाख और दक्षिण में रह जाता है जास्कर। ठीक है, तो जास्कर और लद्दाख श्रृंखला को विभाजित करने वाली जो नदी है कौन सी है दोस्तों, सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, सिंधु। जास्कर और लद्दाख को जोड़ती भी है और अलग भी करती है, कौन सी, सिंधु नदी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो तिब्बत से निकलकर सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया लद्दाख का जो दमचोक एरिया है वहाँ से ये प्रवेश करती है। ठीक है, उसी तरीके से सिंधु नदी किस स्थान पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो अटक। ठीक है, अटक से ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में तो सतलुज नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, राकसताल झील मानसरोवर से होता है। कहाँ से होता है, राकसताल झील मानसरोवर से होता है। इसकी जो कुल लंबाई है सतलुज नदी की 1450 किलोमीटर है और भारतीय जो सीमा है वो कितनी, 1050 है। ठीक है, और हिमाचल में ये केवल 300 आपकी जो है 20 किलोमीटर बहती है। ठीक है, भारत के अंदर टोटल कितनी बहती है सतलुज नदी, वो बहती है 1050 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर। और हिमाचल में कितनी बहती है, केवल 320 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और सिंधु जो नदी है वो भांकड़ा नामक स्थान को छोड़कर हिमाचल से पंजाब में चली जाती है और पंजाब में अपने साथ ब्यास को संगम करके आगे पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये सिंधु नदी के हमने बारे में बात की है। इसकी अन्य जो नदी है, सहायक नदी है, वो है आपकी झेलम नदी। कौन सी दोस्तों, झेलम नदी। तो झेलम नदी के बारे में अगर देखें तो झेलम जो है आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक नदी है। इसका उद्गम होता है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। तो पहली बात तो ये कि शेषनाग झील है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। और कहाँ पर है आपकी, इससे कौन सी नदी निकलती है, कौन सी, झेलम नदी का उद्गम होता है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, वो कौन सी है, झेलम नदी। ठीक है दोस्तों, और इसी नदी के ऊपर जो है आपकी सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है बुलर झील, इसी नदी के ऊपर बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, झेलम नदी किस स्थान पर विसर्प होकर जो है आपकी विसर्प की आकृति बनाती है, तो वो है दोस्तों श्रीनगर के पास। विसर्प मतलब टेढ़ी मेढ़ी या बिल्कुल सर्पीला आकार बनाती है, वो है आपका कौन सी, श्रीनगर के पास। अगर हम यहाँ पर झेलम नदी के बारे में बात करें, कश्मीर घाटी के समतल मैदान है। ठीक है, तो ध्यान रखना बात, तो इसी के किनारे कश्मीर घाटी के समतल मैदान तथा इसकी जो ढाल है वो बहुत कम है, जिससे क्या होता है, झेलम नदी क्या होती है, विसर्पण करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, घास के मैदान और समतल घाटी के जो आपके समतल प्लेन आपका जो समतल मैदान है, और जिसकी क्योंकि मैदानों की जो ढाल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और इसी कारण से ये यहाँ पर सर्पीली होकर के आगे बढ़ती है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, झेलम नदी को किस नाम या किस गहरी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है एक घाटी का निर्माण करती है जिसे कहते हैं दोस्तों बासमंगल। क्या कहते हैं, बासमंगल। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जो सिंधु नदी है वो भारत के जम्मू कश्मीर इलाके में गिलगित नामक स्थान पर क्या है आपका, ये कुछ आपकी जो है घाटियों का निर्माण करती है और इस पर इसके किनारे जो घाटी है उसे कहते हैं बासमंगल कहा जाता है। किशन गंगा इसकी सहायक नदी है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर झेलम की सहायक नदी है ये किशन गंगा। तो ये भी ध्यान रखना है, किशन गंगा किसकी एक सहायक नदी है, तो है किसकी, आपका जो है झेलम नदी की। झेलम नदी के ऊपर की अगर हम बात करें कि झेलम नदी के ऊपर जो बनाई गई परियोजनाएं हैं उनमें से सबसे प्रमुख परियोजना है तुलबुल परियोजना, जो कहाँ पर लगाई गई है, जम्मू कश्मीर में। उरी परियोजना ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही लगाई गई है। और मंगला बांध परियोजना ये कहाँ पर है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये आपकी झेलम नदी के ऊपर बनाई गई है। पाकिस्तान में किस नदी को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, तो किशन गंगा। और किशन गंगा किसकी सहायक है दोस्तों, वो झेलम नदी की सहायक नदी है।
और पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं, नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल झेलम नदी। तो श्रीनगर को बिल्कुल 2 बराबर भागों में काटती है कौन, आपकी झेलम नदी। तो आधा उत्तरी श्रीनगर और दक्षिणी श्रीनगर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाते हुए कौन सी नदी जाती है दोस्तों, झेलम नदी जाती है। कौन सी नदी जाती है, झेलम नदी। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार सीमा बनाती हुई जो नदी है जो आगे बढ़ती है, कौन सी है, झेलम नदी है। इसी के साथ अगर हम बात करें चिनाब नदी की, दूसरी सहायक नदी कौन सी इसकी, चिनाब, ठीक है। दूसरी कौन सी दोस्तों, चिनाब। तो चिनाब के बारे में हिमाचल जीके के सेक्शन में हम बात कर चुके हैं वैसे तो, परंतु यहाँ पर देखेंगे इसका जो उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है, ठीक है, दर्रे के समीप से होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। वैसे ये लाहौल स्पीति से उद्गम होता है किसका, चिनाब नदी का। चंद्रताल और आपका जो है सूरजताल और चंद्रताल, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है, सूरजताल और चंद्रताल से। क्लियर बात सबको। फिर इसके बाद जो है ये नदी सूरजताल और चंद्रताल से निकलकर जो है चंद्रा और भागा नदियों जो जलधाराएँ आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद तांडी नामक स्थानों पर इन दोनों चंद्रा और भागा नदी का क्या होता है, संगम होता है। कहाँ पर, तांडी के अंदर। तांडी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, द्रौपदी के अंतिम संस्कार के लिए गुरु वशिष्ठ की तपोस्थली है यहाँ पर, लाहौल स्पीति के अंदर ये जगह है। और चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है। और जब चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है, इसके बाद जो एक ही नदी आगे बनती है उसे हम चिनाब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चिनाब कहते हैं, ठीक है। और भारत में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये चिनाब है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1180 किलोमीटर, जबकि हिमाचल में कितनी है, केवल 122 किलोमीटर। हिमाचल में कितनी है, केवल 122 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चिनाब नदी के ऊपर की अगर हम बात करें तो चिनाब नदी पर जो निर्मित महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं हैं कौन कौन सी है, तो उन परियोजनाओं की अगर हम बात करें, उन बांधों की अगर बात करें तो सलाल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में इसके ऊपर लगाई गई है। दुलहस्ती परियोजना ये भी जम्मू कश्मीर में है। बगलीहार परियोजना ये भी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर है, ठीक है। जबकि तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर थी दोस्तों, झेलम नदी पर, ठीक है। ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है, कौन सी परियोजना किस नदी के ऊपर आपकी यहाँ पर लगाई गई है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट आगे बात करें इसमें, तो ब्यास नदी। तो ब्यास नदी के बारे में अगर बात करें तो ब्यास भी किसकी सहायक है दोस्तों, सतलुज की। इसका उद्गम कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड यानी रोहतांग दर्रे के पास से होता है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से इसका जो निकल कर है आगे, पहले सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में बहती है, फिर हिमाचल प्रदेश को के किस जगह को छोड़कर ये पंजाब में प्रवेश करती है, तो दोस्तों मिर्थन। तो मिर्थन नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश को ब्यास नदी छोड़ देती है और उसके बाद कहाँ चली जाती है, पंजाब में। और पंजाब में हरिके नामक स्थान पर जो है ये ब्यास नदी जो है वो सतलुज के साथ मिल जाती है। ब्यास नदी पंजाब के किस स्थान पर, पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तलवंडी और आपका होशियारपुर, ठीक है। तलवंडी और होशियारपुर से ये पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी नहर जो है आपकी ध्यान रखें, ये भी हरिके नगर से बैराज, ठीक है, हरिके नगर के बैराज से निकलती है और ये ब्यास नदी के ऊपर ही आपकी बनी हुई है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की सभी जो आपकी प्रमुख नदियों में से जो प्रमुख नदी है सतलुज नदी की सहायक नदी है। तो ये भी ध्यान रखना, ब्यास नदी किसकी सहायक है, सतलुज की। और सतलुज किसकी है दोस्तों, सिंधु की। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो केवल भारत में ही बहती है। वो कौन सी है दोस्तों, ब्यास, क्योंकि ये भारत से ही बहती है और भारत के हरिके नगर में ही खत्म हो जाती है। ये पाकिस्तान में नहीं बहती दोस्तों, ठीक है। केवल इसका जो पानी है वो पाकिस्तान में जाता है, इसका जो फ्लोविंग एरिया है वो पाकिस्तान में नहीं है। तो कौन सी है, ब्यास, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इसके ऊपर जो बनाया गया है वो पोंग बांध बनाया गया है कांगड़ा के अंदर। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। ये हमने बात करी ब्यास नदी के बारे में। इसके अलावा अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें रावी नदी के बारे में, तो रावी जो नदी है इसके बारे में अगर देखें तो ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, बड़ा बंगाल, ठीक है। कहाँ से निकलती है, बड़ा बंगाल, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। रोहतांग दर्रे के समीप के पास से एरिया है, ठीक है। बड़ा बंगाल, कांगड़ा का बड़ा बंगाल से निकलती है। रावी नदी पाकिस्तान में कहाँ, चिनाब से मिलती है, तो सरायू सिंधु, ठीक है, सराय सिंधु के पास। रावी नदी और चिनाब नदी का संगम कहाँ होता है, सराय सिंधु के पास, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, किस नदी को लाहौर में लाहौर की नदी के रूप में जाना जाता है, तो है रावी नदी। तो ध्यान रखना, इसी नदी के किनारे 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था
कि आने वाला 26 जनवरी सन 1930 को पहली बार भारत में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और तब से लेके प्रत्येक 26 जनवरी को आज तक जो है गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये जो डिसाइड हुआ था ये लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे सन 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में ये घोषणा की गई थी। तो इसलिए रावी नदी का जो है वो ऐतिहासिक महत्व भी है। ठीक है, पंचनद की सबसे यानी 5 नदियों में सबसे छोटी नदी कौन सी है दोस्तों? रावी नदी। रावी नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं चमेरा है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में है। थीन परियोजना है, ये कहाँ पर है दोस्तों? पंजाब में है। तो ये हमने इसके बारे में बात कर ली है। ठीक है, तो इसके अलावा सतलुज के बारे में हमने बात की थी कि सतलुज का उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ पर हरिके नगर में ब्यास को अपने साथ मिला करके आगे पंचनद में जो है 5 नदियों के साथ अपना 5 नदियों की तरह जो है अपना जल कहाँ पर आपकी जो है 5 नदियों का जल आपस में मिलता है पंचनद नामक स्थान पर। तो सिंधु नदी के ऊपर अगर हम परियोजनाएँ की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी? भाखड़ा नंगल परियोजना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 325 जो मेगावाट की बिजली ये पैदा करती है। नाथप्पा झाकड़ी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश है, ये भी आपकी जो है 1000 मेगावाट की बिजली पैदा करती है। इंदिरा गांधी नहर सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर है और इससे राजस्थान का जो बंजर इलाका है इसको क्या है वो आपका क्या किया जाता है? सिंचित करने के लिए महत्वपूर्ण जो है आपका योगदान ये नदी आपकी देती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें इसमें कि आपका जो लाहौल स्पीति से जो सतलुज नदी है, ठीक है, लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो लाहौल स्पीति नदी किसकी सहायक है? तो वैसे सतलुज नदी की सहायक नदी है ये भी। तिब्बत में सतलुज नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका लोगछेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है दोस्तों? शिपकिला नहीं दोस्तों, शिपकी दर्रा। शिपकिला तो लाहौल स्पीति में है, शिपकी दर्रा कहाँ पर है? किन्नौर में। कहाँ पर है दोस्तों? किन्नौर में। और शिपकिला कहाँ है? लाहौल स्पीति। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों भागों को काटती है। हिमालय के तीनों भाग कौन कौन से दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के जो हिमालय की जो श्रेणियां हैं, बृहत हिमालय यानी ग्रेट हिमालय है, धौलाधार है और पीरपंजाल है। ठीक है, धौलाधार, पीरपंजाल और शिवालिक हिमालय, इन तीनों क्षेत्रों को काटती हुई कौन सी नदी है दोस्तों? जो तीनों क्षेत्रों को काटती है वो है आपकी सतलुज। सतलुज नदी किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा से होते हुए बहती है? तो फिरोजपुर। तो ध्यान रखना दोस्तों, फिरोजपुर से या आपका जो फाजिल आपका जो है फाजिल का पंजाब के मध्य जो बीच का जो एरिया है, या फिर फिरोजपुर बोल सकते हैं, या फिर फाजिल का जो है क्षेत्र है, यहाँ से जो है ये नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती हुई आगे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और हरिके नगर पंजाब में किसके साथ जो सीमा बनाती है? वो बनाती है दोस्तों किसके साथ? आपका जो ये जो इसमें जो है हरिके नगर पंजाब में अपने साथ ब्यास का संगम करके आगे पाकिस्तान में चली जाती है। तो अभी ये थी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इस चैनल के अंदर हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है जीएस सेक्शन का, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिमाचल जीके हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है हम यहाँ पर अलग अलग टॉपिक के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हाल ही में सिंधु जल समझौता जो है जो चर्चा में था उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। तो सिंधु जल समझौता क्या था, तो इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो सिंधु जल समझौता है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1900 आपका जो है 60 को ये जल समझौता हुआ था। तो ध्यान रखें ये कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को ये आपका सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, इस संधि के तहत क्या हुआ था दोस्तों कि कितनी जो नदियां हैं वो कितनी नदियों में इस संधि के तहत कितनी नदियों के पानी को विभाजित किया गया था। तो इसके अंतर्गत 6 नदियां आती है। अब 6 नदियां कौन कौन सी आती है? ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु और चिनाब और झेलम। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियों को लेकर के समझौता हुआ था? 6 नदियों को लेकर के हुआ था, ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम। इसमें से जो 3 नदियां हैं दोस्तों, जो 3 पूर्वी नदियां हैं, सतलुज, ब्यास और रावी। ठीक है, इसके ऊपर जो नियंत्रण किसका रहेगा दोस्तों? भारत के पास। ठीक है, तो ध्यान रखें भारत इसका पानी यूज कर सकता है कितना परसेंट? 80% यूज कर सकता है इसका पानी। ठीक है, भारत कितना परसेंट इसका पानी यूज कर सकता है इस संधि के तहत? 80%। और जो 3 नदियां बाकी की जो 3 नदियां हैं कौन कौन सी? आपकी सिंधु है, झेलम है और आपकी चिनाब है। तो इसका पानी जो पाकिस्तान यूज करेगा वो करेगा 80% और भारत करेगा 20%। ठीक है, यहाँ पर भारत इसका पानी यूज करेगा केवल 80%,
सबसे पहले ऊपर की जो 3 नदियां हैं कौन कौन सी, नीचे की जो 3 नदियां हैं ब्यास, सतलुज और रावी, इसका पानी भारत पर करेगा यूज 80% और पाकिस्तान करेगा 20%, ठीक है। और ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका पानी इंडिया करेगा 20% और पाकिस्तान करेगा 80%। परंतु वर्ष 2025 में इस समझौते को भारत सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया और सिंधु जल संधि पर रोक लगा करके इससे सिंधु जल को जो है स्थगित करके सिंधु के जल को रोका गया था। तो इसीलिए दोस्तों ये जो संधि है वो आपकी जो है न्यूज़ में थी, चर्चा में थी। तो इसी के साथ ही हमने आज की वीडियो में बात करी किसके बारे में, सिंधु जल समझौते के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको जो है आपके लिए की वीडियो जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट और पूरा देखते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसके बाद अगली जो रिवर हम बात करेंगे अगली वीडियो में, वो बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा के बारे में, जो भारत की सबसे बड़ी जल घनत्व वाली नदी है और जो केवल भारत में कहाँ पर बहती है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बहती है। और इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी भी आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बांग्लादेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसकी भारत में सहायक नदियां और भारत के अंदर उसका प्रभाव क्षेत्र जो है क्या है, कितना है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करने वाले। तब के लिए मिलते दोस्तों अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।